वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ गर्मी की शिद्दत और हिद्दत के हवाले से। जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, जो मशरूबात और ये सब चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हमारी रेसिपीज़ भी सामने आना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादातर वो मशरूब की सूरत में होती है। गर्मी की शिद्दत से किस तरह से बचा जा सकता है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर हकीम तस्सवुर मोहम्मदी साहब, जो कि माहिर तिब्बे यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीच थेरेपिस्ट और हुजामा एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आपका उस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं देना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि नाज़रीन जो है ना आपका गेटअप बाकायदा तौर पर देख लें और उनको अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ से आए हैं। माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और कैसा रहा सफ़र आपका? जी वो तो सफ़र की क्या ही बात है ना, वो तो सबसे दुनिया का सबसे मुक़द्दस जगह और दुनिया की सबसे मुक़द्दस सफ़र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो सफ़र ऐसे हैं जिनकी तरफ जाना भी इबादत है, एक है बैतुल्ला और एक है बैतुल मुक़द्दस। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमने आपकी पूरी टीम की, पूरे चैनल की, पूरे पाकिस्तान की, ख़ासकर फिर फ़लस्तीन और गज़ा, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे सबके लिए भरपूर दुआएं की हैं। बस बहुत खूबसूरत, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अगर आपने हमें दुआओं में याद रखा। और ये वाकई में बहुत खुश नसीबी है आपके, जिस तरह से आप अक्सर अवकाश जाते रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि सबको अल्लाह पाक ये नसीब करें। आमीन। और दुआ किसी भी की भी कबूल हो सकती है, किसी भी टाइम कबूलियत का वक्त होता है। तो अभी भी आप उसके, मेरा ख्याल है, शहर से निकले नहीं होंगे जब इतना टाइम वहाँ पे गुजार कर आया जाए ना, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। देखें ये शहर ऐसा है कि ये बस अब नेक्स्ट जाने की तैयारियां, अभी आए हैं तो जाने की पहले तैयारियां हैं कि अब कब जाना है और कब पाकिस्तान से निकलना है और मक्का और मदीना मुनव्वरा पे जाना है। बिल्कुल इस तरह शहर से ऐसा है और बड़ी खूबसूरत बात और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और आते हैं वापस टॉपिक की तरफ, क्योंकि जब वापस आए तो काम की तरफ तो वापस आना ही है ऑब्वियसली हमें। लेकिन फिलहाल आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसके लिए हम देखते हैं कि मौसम की शिद्दत जो है ना बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। और जैसे ही अप्रैल आया ऐसा लग रहा है जून जुलाई आ गया है। तो हमें कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं या कम कैसे कर सकते हैं इसको? कपड़ों का हम किस तरह नरम कपड़े जो है वो इस्तेमाल करें, या अपने मशरूबात में क्या चीज़ें ऐड करें जिससे हमारे जिस्म जो है ना थोड़ा सा ठंडा रहे और टेम्परेचर जो है बेहतर रहे? बहुत शुक्रिया इकरा मलिक, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और पाकिस्तान आके सबसे पहले आपके ही चैनल पे बहुत मेहरबानी आपकी आए हम और तबरुक भी लाए आप हमारे लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को रमज़ानुल मुबारक और फिर ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। और आपने बात की है कि मौसम बहुत चेंज हो गया है। मौसम को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? मौसम को तो नहीं हम चेंज कर सकते हैं, वो तो हमारे इख्तियारात में नहीं है, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हमने करना है। जो गर्मी का मौसम बड़े अरूज पे है, अभी तकरीबन कोई 17-18 अप्रैल को तो फिर गर्मी की और एक लहर आ रही है, 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो इसी दौरान जो है ना, सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो गर्मी की शिद्दत है या शिद्दत की वजह से जो बीमारियां आती हैं, मिसाल के तौर पर आँखों की बीमारियां आ जाती हैं, शुब चश्म में आँख दुखना शुरू हो जाती है, गले की बीमारियां आती हैं, और सबसे बढ़कर जो हीट स्ट्रोक है जिसे हम सन स्ट्रोक कहते हैं या उर्दू में लू लगना कहते हैं, गरम जिस्म जो है ना वो गरम और ठंडा हो गया है, तो उससे हमने अपने आप को किस तरह बचाना है? जो हीट स्ट्रोक है ना, ये हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो टेम्परेचर रखा है ना वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 98.6 से 98.8 फ़ारेनहाइट। इसी ही टेम्परेचर के ऊपर हमारी बॉडी, हमारा दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, हमारी सोच और हमारी स्किन इसी ही टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल ठीक रहती है, क्योंकि कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है। हर चीज़ अपने सिस्टम के अंदर रह के, अपने टेम्परेचर के अंदर रह के ही ज़िंदा रहती है। हमारी बॉडी जो है ना टेम्परेचर क्या मांगती है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुतय्यन किया है। जैसे ही मौसम, बाहर का मौसम शिद्दत इख्तियार करता है, यानी बाहर के मौसम में जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, यानी 37 से अगर ऊपर जाएगा 38, 39, 40, जैसे ही 40 क्रॉस करेगा तो हमारी
हमारी बॉडी जो है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, उसी ही रद्द-ए-अमल के तौर पर हमें पसीना आएगा। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में हम जाएंगे तो हमें पसीना आएगा, हमारे जिस्म से बहुत सारे नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से निकलेंगे। अगर हम इसी दौरान एहतियात नहीं करेंगे तो फिर हम सनस्ट्रोक और या लू लगने का शिकार हो जाएंगे, और फिर इसी सनस्ट्रोक की वजह से सैकड़ों मौत होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। जो हीट स्ट्रोक है या सन स्ट्रोक है या लू लगना है, इससे जो हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, हम एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है दोपहर को खाना भी नहीं खा पाते हैं कि गर्मी की वजह से खाया भी नहीं जाता कुछ भी ना, बच्चों को भी भूख नहीं लगती है, वो झुलस जाते हैं और मुरझाए हुए रहते हैं सब ना एक तरह से। बिल्कुल, जो भूख नहीं ना लगती, इसका एक मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि हमारे जो ब्रेन है या दिमाग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जो है ना, जो दिमाग का मरकज़ी हिस्सा है ना, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है उसका क्या किरदार है। हाइपोथैलेमस एक छोटा सा उज़्व है और ये ब्रेन का मरकज़ी हिस्सा है, और इसका काम क्या है, ये इसने आपकी भूख को, आपके प्यास को कंट्रोल करना है, पसीने को कंट्रोल करना है, आपके जो हरारत है, बॉडी के जो टेम्परेचर है, जो हीट स्ट्रोक होता है, यानी आपके टेम्परेचर को इसने मेंटेन करना है, मुतवाज़न रखना है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो इसने ऑर्डर देना है, आपको फिर पसीना आएगा, जब पसीना आएगा तो आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा। अगर आपको सर्दी लग रही है तो फिर कपकपी की सूरत, आपने देखा होगा कि कई मरीज़ों को सर्दी लगती है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। अमूमन मलेरिया जिसको होता है ना, मलेरिया बुखार, तो उसमें कप ही तारी हो जाती है, जो जिस्म है वो लर्जना शुरू हो जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस की ही वजह से होता है। तो फिर ये बॉडी को हुक्म देता है, ऑर्डर जारी करता है कि जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है, इसको मतवाज़न किया जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया है। तो ये सारा कुछ जो है ना हाइपोथैलेमस के ही कंट्रोल में होता है। आपकी भूख, आपका प्यास, पसीना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का कम हो जाना, या बहुत सारे हार्मोनल्स जो है ना, औरतों के हार्मोनल्स जो बीमारियां हैं, जितनी भी हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, जितनी भी बीमारियां हैं, ये हाइपोथैलेमस के ही अंडर आती हैं। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो क्रॉनिक मर्ज़ में एक तरह से रहते हैं, जैसे दिल के मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये दोनों मौसमों में सर्वाइव करना, सर्दियों में भी और गर्मियों में ख़ास तौर पर, क्योंकि ज़्यादा देर वो एसी में नहीं बैठ सकते हैं। दिल के मरीज़ हैं तो पट्ठो जोड़ो, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, और जो दूसरे भी पेशेंट हैं उनको लगता है कि ज़्यादा देर एसी में बैठेंगे, टेम्परेचर बाहर जाना, अंदर आना, और जो ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं वो भी ज़्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती हैं कि जिस्म, जैसे आपने कहा, ठंडा गर्म हो जाएगा। तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, कितनी देर हमें एसी के टेम्परेचर में बैठना चाहिए, और बाहर हम जब नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं वहाँ जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम जब बाहर जाते हैं ना, हमने इसमें एहतियात ये करनी है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले आप जो गीला कपड़ा जो है ना वो अपने सर पे रखें, या कोई अम्ब्रेले का इंतज़ाम करें, छतरी ले लें, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी कमर के ऊपर भी जो है ना गीला कपड़ा रखें। जिनको ये ऐसे बूढ़े, ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो कमज़ोर हैं, या जो शुगर के मरीज़ हैं, या दिल के मरीज़ हैं, तो उनको तो ये ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि अपने आप को बचाने के लिए इस मौसमी शिद्दत से, तो वो सर के ऊपर गीला कपड़ा रखें, या छतरी रखें, या जो अल्लाह ने आपको जो सहूलतें दी हैं, गाड़ी दी है, तो उसमें भी आप एहतियात करें कि सर पे गीला कपड़ा रखें, ताकि आप जो गर्मी की शिद्दत से ना अपने आप को बचा सकें। और जो ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो किचन में काम करती हैं, उनकी एक ड्यूटी लगी हुई है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मॉर्निंग और दोपहर का जो टाइम है ना, ये 12 से 4 का टाइम जो है ना, इसमें जो ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो 12 से 4 के दरमियान जो है ना किचन में जाने से गुरेज करें, और 12 से 4 का ही टाइम है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, मजबूरी है उनकी बाहर निकलना, तो वो भी एहतियात के साथ निकलें। 12 से 4 का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें जो मौसम है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है, और गर्मी की बहुत एक तशवीशनाक लहर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे, और मुझे लगता है चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आपको पता हो कि इस टाइम पर मुझे ये काम नहीं करना, तो उससे पहले अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना काम कर ले तो वो हो जाता है मैनेज। जैसे हम रमज़ान में एक रूटीन बना लेते हैं कि इस टाइम ये चीज़ें करनी है, और इस तरह से भी अगर हम गर्मी में अपना स्केड्यूल बना लें तो मज़ीद बीमारियों से भी बच सकते हैं, और थोड़ी सी आसानी भी हो सकती है ख़वातीन के लिए। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ये सब कुछ हमारे इख्तियार में, एग्जैक्टली हमारे इख्तियार में है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग सेम रूटीन खाने में भी वैसे रखते हैं,
रोटी है या बाजार से खाना है, वो सेम चीज़ें चल रही होती है। जैसे ही गर्मी आती है तो हमें खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो माइनस कर देनी चाहिए? देखिए जी, गर्मी के अंदर हमें जो एहतियात करनी चाहिए, तेज़ मिर्च मसालों से हमें एहतियात करनी चाहिए। बासी खानों से, जो रात का जो आपने फ्रिज के अंदर स्टोर किया हुआ है ना, वो नहीं खाना चाहिए। वो भी नहीं खाना चाहिए। वो भी बासी जो है ना, कोई भी आप खाना तैयार करें, हमारी माँ, बहन, बेटी, तो वो खाने को यानी मुनासिब टेम्परेचर के अंदर रखे। सर्दियों की तरह ये ना हो कि खाना पका के और किचन में ही पड़ा रहे, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो बाद में आपको डायरिया का सबब बनते हैं, आपके स्टोमिक अमराज का सबब बनते हैं। वही डायरिया फिर आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है और फिर डिहाइड्रेशन से आगे सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और लू लग जाती है। सही। और बहुत सारे लोग गर्मियों में जो है ना रायतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, घिये का रायता, कद्दू का, इन सब चीज़ों का, बैंगन का, ताकि वो तासीर जो है वो ठंडी रखी जाए, सालन कम इस्तेमाल किया जाए, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल जी, रायते का आपने जिक्र किया, मैं आज ही घर में जिक्र कर रहा था कि कद्दू का रायता बनाना है। कल हमने बनाया था, इसलिए मुझे याद है। तो कद्दू का रायता एक ऐसी कमाल की चीज़ है ना, और इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, जिसने खाया है ना उसी को इसी की कदर का और जायके का पता है। ठीक है ना। उसमें कद्दू में क्या करना है, कद्दू लें, धो लें, उसको क्रश करें और उसके अंदर आप ज़्यादा नहीं करना तो पुदीना डाल लें और हल्का सा मिर्च मसाला डाल लें, ठीक है, हल्का सा नमक डाल लें। ज़्यादा करना तो उसमें बहुत सारे लोग प्याज डाल लेते हैं या टमाटर डाल लेते हैं, या सैलड जो कच्चा है ना वो सारा भी आप कद्दू रायते के अंदर डाल सकते हैं। वरना कद्दू के रायते के अंदर दही और पुदीना और हल्का सा मिर्च, हल्का सा नमक जो ना डाल के अगर आप खाएंगे तो फिर आप खाते रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और गर्मियाँ बड़ी अच्छी गुजरेंगी, दोपहर में ना वो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर की जो एक सौगात है हमारे घर में, तो ये गर्मियों में सौगात है। कद्दू का रायता हो गया, बैंगन का रायता हो गया, ठीक है, भरता जो है ना, हम बैंगन भर के जो है ना वो भी। लेकिन ये कि इसमें कोशिश करनी है कि इसमें मिर्च मसाला आपने हल्का रखना, लाइट रखना है। रायते को रायते की तरह इस्तेमाल किया जाए, उसको बिल्कुल सालन ना बनाया जाए। अच्छा, मशरूबात में भी बहुत सारे लोग जो है ना, कहा जाता है अभी गर्मियां हैं, जैसे आपने कहा लू चल रही है, तो उसमें कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बरसात का अगर मौसम आ जाए तो उनमें कुछ चीज़ों से परहेज कर ली जाती है। तो अभी अब जो गर्मियों का मौसम चल रहा है उसमें मशरूबात हम कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें आप ऐसे तमाम मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं जो ठंडे हैं। ठंडे से मुराद जो मोतदिल हैं। हमारे जो मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ मल्टी नेशनल जो हमारी हर्बल कंपनियां वो बना रही हैं, उसमें शरबत बजूरी आप बनाया ले सकते हैं, शरबत संदल ले सकते हैं, इलायची का शरबत वो ले सकते हैं, एक शरबत बनफशा आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो आपको फ्लेवर अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा आप घर में भी, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में बताएंगे कि आपने जो घर में गर्मियों में आपने गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप गर्मी की शिद्दत से महफूज रहें और आपको बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मादनियात हैं, जो ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, वो आपको मिलते रहें। तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में वो रेसिपी जो है ना इंशाल्लाह बताएंगे, और बड़े मज़े की वो रेसिपी है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल सवाल है, बजूरी ज़्यादा अच्छा होता है या संदल ज़्यादा अच्छा होता है? इनकी तासीर में से दोनों में से किसकी अच्छी है? देखें जी, बजूरी अपनी जगह पे बादशाह है और जो संदल है वो अपनी जगह पे बादशाह है। ये अपनी, यानी बजूरी के अंदर और जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो और हैं। अच्छा। बजूरी के अंदर आप चारों मगज़ आ जाते हैं, गोखरू आ जाता है जिसे बखड़ा कहते हैं, या इसमें बादाम आ जाता है, मुख्तलिफ एडिशन, सौंफ आ जाती है, कासनी आ जाती है बजूरी के अंदर। जो संदल के अंदर संदल होता है और छोटी इलायची होती है, या सिर्फ संदल होता है। तो जो बजूरी के अंदर है वो संदल के अंदर नहीं है, जो संदल के अंदर है वो बजूरी के अंदर नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर आपने दोनों लेनी तो एक चम्मच वो ले लें, एक चम्मच वो ले लें, एक तीसरा फ्लेवर बन जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। अब आते हैं हमारी जो रेसिपीज़ है ना उनकी तरफ, क्योंकि बहुत टेम्पटिंग लग रही है, देखने से लग रहा है जैसे आपने कहा ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख कर ही मुँह में पानी आता है, तो वो ये रेसिपीज़ हैं। जी बिल्कुल जी, ये 5 चीज़ें हैं। ये अगर आपने सब चीज़ों का मज़ा लेना है और सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना है ना, तो ये आपने एक गिलास की अगर रेसिपी में बताऊं तो उसके अंदर आपने एक आलू बुखारा डाल लेना है। ओके। ये एक आलू बुखारा जो है ना, एक गिलास पानी का लें, एक गिलास आप पानी का लेंगे तो इसके अंदर एक आलू बुखारा डालना है, और इतनी ही आपने इमली डाल लेनी है। इमली और आलू बुखारा, पानी को गर्म करना है, गर्म करके खोलते हुए पानी को नीचे उतारना है। उसके अंदर आपने जो आलू बुखारे का एक दाना डाल लेना है, उतनी ही आपने इमली डाल लेनी है। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं ना, ये गूंद की तीरा है, बलंगू है और चिया सीड है। ये 3 चीज़ें आपने अलग से भिगो देनी है। ये बलंगू जो है ना वो 1/4 चम्मच जो है ना वो अलग से भिगो दें,
یہ چیا سیڈ سے صاف کر کے آپ نے چوتھائی چمچ یہ بھی الگ سے بھگو دیں، اور یہ گوند کتیرا ہے یہ تقریباً 1 چنے جتنا آپ الگ سے بھگو دیں۔ اس کو آپ تینوں چیزوں کو آپ الگ الگ سے بھگو دیں گے تو یہ نا پھول جائے گا، یہ یعنی 3 سے 4 گنا زیادہ ہو جائے گا اپنے حجم سے۔ تو آپ نے اس میں سے جتنا آپ کو ضرورت ہو نا، آپ نے اس میں سے بلنگو لے لینا ہے اتنا، اپنے چیا سیڈ لے لینی اتنی، اور گوند کتیرا لے لینا ہے اتنا۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ جو آپ کے پاس یہ املی آلو بخارے کا جو شربت ہے یہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ نے یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اس کے اندر حسب ضرورت حسب ذائقہ آپ نے شہد ڈال لیں، شربت بزوری ڈال لیں، یا سندر ڈال لیں، یا روح افزا یا جامع شری ڈال لیں، جو آپ کو فلیور اچھا لگے۔ وہ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں، وہ حسب ضرورت اس کے اندر میٹھا ڈال کے آپ صبح و شام جو ہے نا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ استعمال کریں، یا دوپہر کو دل کرے تو آپ اسی کے اندر آپ 1-2 قطرے جو ڈراپس ہیں نا وہ لیمن کے بھی ڈال سکتے ہیں، اور مزید ٹیسٹی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی گرمی کی شدت ہے یا گرمی کی علامات ہیں انشاءاللہ اس سے آپ بچے رہیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو گرمی سے بخار بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے؟ جی بالکل، جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے نا، میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے باڈی کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ 98.6 یا 98.8 فارنہائٹ رکھا ہے۔ جب اس ٹمپریچر سے زیادہ ٹمپریچر ہوگا تو آپ کو بخار بھی ہوگا۔ سن سٹروک میں یہی علامتیں ہوتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جو جسم گرم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر گر جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، چلتے پھرتے دیکھے ہیں، ہم جا رہے ہیں تو راستے میں گر جاتے ہیں، ایسے بوڑھے بچے گر جاتے ہیں جن کی امیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے، تو ان کو فل فور جو ہے نا اگر ہاسپٹل نزدیک ہے تو وہاں پہنچایا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے نا ایسے مریضوں کو اس کی طبی امداد کی جائے، اسے فوراً سائیدار جگہ پہ لے کے جایا جائے، یا ساتھ قریب اگر ایئر کنڈیشنز ہے یا اے سی ہے تو وہاں لٹایا جائے، اس کی ٹانگیں اس کے سر سے اونچی کی جائے تاکہ فوراً اسے ہوش آئے۔ اگر اس نے کپڑے کو تنگ پہنے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ تنگ کپڑے ہیں، تو فوراً اس کے کپڑے کھولے جائیں، اس کے بٹن کھولے جائیں، اس کی پینٹ جناب وہ ڈھیلی کی جائے، اور اس کے کاف وغیرہ جو بھی ہے اس کو ایزی کیے جائے۔ اگر اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، شوز پہنے ہوئے ہیں، فوراً اتار لیے جائیں تاکہ اس کو جو سن سٹروک ہے نا اس کے جو ہے نا سحر سے اس کو نکالا جائے، اور فوراً جیسے اسے ہوش آئے، ہوش آنے کے بعد اسے پانی پلانا چاہیے۔ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مریض بھی ہوش ہے تو اس کے منہ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر سانس والی نالی میں اگر پانی لیکوڈ چلا جاتا ہے تو پھر وہ مریض ہوش میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانسی کرتے ہوئے ایک دم اٹھ سے اٹھتے ہیں جب ہم ان کے پانی منہ میں ڈالتے ہیں۔ بالکل بالکل، بے ہوشی کی حالت میں کوئی بھی مریض ہو، بے ہوش ہو گیا، سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اس کو برابر لٹا دیں سائیدار جگہ پہ، اور اس کی ٹانگیں اس کے سر سے اوپر کر لیں۔ یہ عام فارمولہ ہے، جہاں بھی کوئی بے ہوش ہوا ہے سمپل فارمولہ ہے، اس کو لٹا کے اس کی ٹانگیں اس کے سر سے اوپر کر دیں۔ 2-4 منٹ کے لیے آپ رکھیں گے، پکڑے رکھیں گے یا کسی جگہ پہ رکھ دیں تو وہ انشاءاللہ اسے ہوش آ جائے گی۔ چونکہ بے ہوش کس وجہ سے ہوا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے برین کو بلڈ نہیں گیا، بلڈ نہیں جائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ آپ ٹانگیں اوپر کی ہیں، جو بلڈ سپلائی ہے وہ برین کی طرف گئی ہے، مریض کو برین کو اس کی خوراک ملی ہے، مریض کو ہوش آ گئی ہے۔ جب اسے ہوش آ جائے پھر اسے پانی کوئی بھی لیکوڈ چیز پلانی ہے یا کھلانی ہے۔ بہتر ہو گیا۔ اچھا، ہم مشروبات کی بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو ٹھنڈے مشروبات سوٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں کریمپس پڑتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈے مشروبات میرے لیے نہیں، اوائڈ کیا جاتا ہے، تو وہ کون سا ایسا مشروب ہے جس کو اوائڈ کیا جائے جن کے جسم برداشت نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ٹھنڈے مشروبات ہیں نا، یہ جیسے میں نے گزارش کی نا شربت بزوری، اس کے اندر آپ برف نہ ڈالیں، یہ معتدل ہے۔ بے شک اس کی تاثیر ہے معتدل، نہ یہ گرم ہے نہ یہ ٹھنڈے ہیں۔ جتنے بھی مشروبات میں نے بتائے یہ سارے معتدل ہیں۔ تو یہ املی آلو بخارا بھی، املی آلو بخارے کے اندر برف نہ ڈالیں نا، ٹھیک ہے، برف نہ ڈالیں گے تو یہ معتدل ہے، یہ اس کو نقصان نہیں دے گا اس گرمی کی شدت میں۔ سردیوں میں اگر کوئی مریض یوز کر رہا ہے تو سردیوں میں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ گرمی کی شدت میں یہ سارے مشروبات آپ پی سکتے ہیں، اس کے اندر برف نہیں ڈال سکتے، بس برف کے بغیر پیئے، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ صحیح، جیسے آپ نے تخم ملنگا یا گوند کتیرا بتایا، اس کو ہم دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یہ دودھ کے اندر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دودھ کا خالص ہونا شرط ہے۔ تسلی کے لیے نہیں آپ نے کرنا۔ میں نے کہا جو مارکیٹ میں اس وقت دودھ مل رہا ہے یا بک رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ سادہ پانی کے اندر ان سب چیزوں کو ڈالیں اور اس کے ساتھ استعمال کریں۔ اور جو آپ نے سب سے بہترین بات کی نا وہ یہ ہے کہ جو بچے اسپیسیفکلی ہیں جو باہر جا رہے ہیں
तंग कपड़ों से परहेज़ किया जाए। आप अपने डिसाइड कर लें, कॉटन के नरम कपड़े जो हैं वो इस्तेमाल किए जाए, खुले जूते इस्तेमाल किए जाएं, और सर पे जब भी आप बाहर निकलें तो टॉवल या इस चीज़ की या अम्ब्रेला जो है वो लाजमी अपने पास रखें, क्योंकि बिल्कुल, कभी भी इसमें ना शिद्दत इस्तावा हो सकता है। बिल्कुल, इसमें ना हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। खासकर गर्मी की शिद्दत में ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक कलर बेशक मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। खुले कपड़े हों, हल्के रंगों वाले कपड़े आप पहने तो इंशाल्लाह आप मौसमी असरात से बच जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह से आखिरी मिनट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं सुनने वाले नाजरीन को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एहतियात जो है ना इलाज से बेहतर है, इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात की जाए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखा जाए, और उसको सन स्ट्रोक से बचाने के लिए जो है ना तगदो करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए, ताकि आप मौसम को इंजॉय कर सकें। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और एक बार फिर से उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मिलते हैं ब्रेक के बाद।